द इंटरव्यू के पार्ट वन में हम लोगों ने देखा कि सिल्वेस्टर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इंटरव्यू के फंक्शन, उसके मेथड्स, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स की चर्चा करते हैं। लेकिन पार्ट टू में एक सैंपल इंटरव्यू दिया गया है जिसमें इंटरव्यूई हैं हम्बर्टो इको, जो कि सिमियोटिक्स के एक प्रोफेसर हैं, और इंटरव्यूअर हैं मुकुंद पद्मनाभन, जो कि हिंदू में एक जर्नलिस्ट हैं। तो इस इंटरव्यू के सारे डिटेल्स को हम लोग समझेंगे, लेकिन उसके पहले जो इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स यूज हुए हैं फटाफट हम लोग उनको समझ लेते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहला वर्ड हम लेते हैं फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल मीन्स इंस्पायरिंग फियर और रिस्पेक्ट थ्रू बीइंग इम्प्रेसिवली लार्ज, पावरफुल और केपेबल। Next word, medieval, relating to Middle Ages. Next, aesthetics, a branch of philosophy that deals with nature and appreciation of beauty. Next, staggeringly, to an astonishing or shocking degree, माने आश्चर्यजनक रूप से या अविश्वसनीय रूप से. Next, ethical means relating to moral principles. Eliminate, remove. Interstices, space, gap. Here, the writer has used in the sense of empty time, gap in time. Next, dissertation, a long essay on a particular subject, especially one written for a university degree or diploma. Next, hypothesis, theory. Next, seminal, that is influential, प्रभावशाली. तो इन डिफिकल्ट वर्ड्स को समझने के बाद हम लोग आते हैं इस लेसन के पार्ट पे. लेट अस begin with the introduction of Umberto Eco, who is a professor of semiotics at University of Bologna in Italy. Semiotics is a subject which could be understood as the study of signs, that is the language of signs, symbols. So he is the professor of semiotics at the University of Bologna, and he acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, literary interpretation, and medieval aesthetics. And after that, when he became a reputed person, a personality, he turned to fiction writing. His collection of writings are very large. They include literary fiction, academic texts, essays, children's books, newspaper articles, etc., etc. In 1980, he acquired equivalence of intellectual superstardom with the publication of The Name of the Rose. And this book, his fiction, sold more than 10 million copies all over the world. અને उम्बर्टो इको यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना में सेमियोटिक्स के प्रोफेसर थे, और इनके राइटिंग्स के कलेक्शन बहुत ही लार्ज हैं, जिसमें बहुत सारे तरीके के बहुत सारे सब्जेक्ट्स इन्होंने टच किए हैं. इनकी राइटिंग्स में मेनली हैं लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, एसेज, बच्चों की किताबें, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. और 1980 में इन्होंने जो नेम ऑफ द रोज पब्लिश किया, उसने इनको रातों रात राइटिंग के क्षेत्र में एक सुपर स्टार बना दिया, क्योंकि द नेम ऑफ द रोज पूरे दुनिया में लगभग 10 मिलियन कॉपीज बिक चुकी थी, और वो अपने आप में एक बेस्ट सेलर. तो इन्हीं प्रोफेसर अम्बर्टो इको का इंटरव्यू लेने जाते हैं मुकुंद पद्मनाभन, द हिंदू के जर्नलिस्ट. So the very first question Mukund Padmanabhan asked, giving reference to the a statement given by David Lodge, that it's really very difficult to believe that how one person can do all the things at a time that Umberto Eco does. माने एक इंसान के लिए इतना कुछ अकेले इतने कम समय में कर पाना संभव कैसे है, यह वाकई में बहुत आश्चर्यजनक है. ये ऐसा स्टेटमेंट, लगभग इसी तरीके का स्टेटमेंट दिया था डेविड लॉज ने, और मुकुंद पद्मनाभन का यही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था अम्बर्टो इको से कि वो ऐसा कैसे कर पाते हैं. एंड इन द रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन अम्बर्टो इको सेज दैट मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स एट ए टाइम, बट अल्टीमेटली आई ऑलवेज डू द सेम थिंग, नथिंग वेरी वर्सेटाइल, नथिंग वेरी डिफरेंट. एंड ये ऐसा है कैसे. उन्होंने कहा कि लोगों को ये लगता होगा कि मैं बहुत सारे काम करता हूँ या बहुत तरीके के काम करता हूँ, वैरायटी ऑफ वर्क करता हूँ, यानी वैरायटी ऑफ राइटिंग्स हैं मेरे, लेकिन वाकई में ये सारे के सारे जितने भी हमारे वर्क हैं वो किसी एक फिलॉसफी के इर्द गिर्द घूमते हैं. और वो फिलॉसफी जो कि मैं परसू करता हूं, जिसमें मैं बिलीव करता हूं, वो है नॉन वायलेंस और पीस की.
अगर लोग ध्यान से समझें, देखें, तो ये समझ में आएगा कि हमारी बच्चों की किताबें भी जो मैंने लिखी हैं, वो इसी फिलॉसफी के इर्द-गिर्द रिवॉल्व। तो इस तरीके से मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी किताबें लिखी या अपनी रचनाएँ करी हैं, वो सारे उसी फिलॉसफी यानी नॉन वायलेंस और पीस को ही हाइलाइट कर। और जहां तक रही बात बहुत सारी चीजें एक ही समय में लिखने का या कम समय में लिखने की बात, तो उसको समझाने के लिए अम्बर्टो इको ने मुकुंद पद्मनाभन से ही ये क्वेश्चन किया कि अगर हम पूरे ब्रह्मांड में जितनी एम्प्टी स्पेसेस हैं, यानी एटम्स से भी यहां तक कि सारे के सारे एम्प्टी स्पेसेस को हम निकाल दें, तो दुनिया में उसकी साइज क्या, ब्रह्मांड की साइज क्या। और स्वयं ही वो आंसर देते हैं और कहते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को हमारी मुट्ठी में समाया जा सकता है। द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट, ये कहते हैं मर्टोई को। और इसी तरीके से जैसे पूरे ब्रह्मांड में इतना खाली स्थान है और खाली स्थान को हटा देने पे पूरा ब्रह्मांड अगर एक मुट्ठी में समा सकता है, तो उसी तरीके से हमारे जीवन में भी खाली समय का एक बहुत बड़ा स्पेस होता है। और अगर उस खाली समय के स्पेस को हटा दिया जाए, तो फिर देखिए प्रोडक्टिविटी हमारी कितनी होती है। हमारे जीवन में समय के इसी खाली स्पेस को अम्बर्टो इको इंटरस्टिसेस के नाम से जानते हैं, या हमारे जीवन में जो खाली समय है उन्हीं को अम्बर्टो इको इंटरस्टिसेस कहते हैं। और उनका कहना है कि अगर हमारे जीवन से ये इंटरस्टिसेस निकाल दिए जाएं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी अनबिलीवेबल हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाई हिज क्रिएशंस वर स्टैगरिंगली लार्ज। दिस वाज द सीक्रेट विद हिम। यही उनके इतने ज्यादा प्रोलिफिक राइटर होने का रहस्य था। माने इतने कम समय में उन्होंने इतनी रचनाएं कर डाली, इसका रहस्य यही था कि वो खाली समय का सदुपयोग किया करते थे। साथ ही उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि लाइक व्हेन यू आर कमिंग ओवर टू माय प्लेस, यू टुक एन एलिवेटर, आप लिफ्ट में चढ़ करके आए, और जब से आप ग्राउंड फ्लोर से हमारे यहाँ तक आ रहे थे, मैं उसको दो तरीके से अपना समय व्यतीत कर सकता था कि आपकी प्रतीक्षा करके मैं उसको व्यतीत कर लेता, लेकिन मैंने यह नहीं किया। मैंने इस खाली समय का उपयोग किया, और जब तक आप मेरे अपार्टमेंट में मेरे यहां तक आते, तब तक मैंने एक आर्टिकल लिख डाला। तो इस तरीके के समय के सदुपयोग से मैं इतनी रचनाएं कर सका, या इतनी रचनाएं कर पाना संभव हो सका मेरे लिए। मुकुंद पद्मनाभन का अगला प्रश्न था कि आपकी जो नॉन फिक्शनल राइटिंग्स हैं, स्पेशली एकेडमिक वर्क्स जो हैं, आपके स्कॉलरली वर्क जो हैं आपके, दे हैव अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट देम, एंड it is a marked departure from a regular academic style which is invariably depersonalized and often dry and boring। क्योंकि बाकी की जो स्कॉलरली राइटिंग्स होती हैं उनमें पर्सनल एलिमेंट्स का कोई काम, उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होती बल्कि ऑब्जेक्टिविटी होती है। और इसके कारण चूंकि उसमें कोई ऐसा नरेशन नहीं होता, और वो कंप्लीटली डीपर्सनलाइज्ड होते हैं और ज्यादातर ड्राई और बोरिंग होते। लेकिन इसके उलट इनकी नॉन फिक्शनल राइटिंग या स्कॉलरली राइटिंग में भी एक प्रकार से पर्सनल एलिमेंट्स, यानी वो उसको जैसे स्टोरी की तरह ट्रीट करते हैं, और उसमें प्लेफुलनेस और पर्सनल क्वालिटी यानी सब्जेक्टिविटी रहती है। सो द क्वेश्चन ऑफ मुकुंद पद्मनाभन इज, हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच, or is it something that just came naturally to you? This was the question. Now, in the answer to this question, Umberto Eco says, when I presented my first doctoral dissertation in Italy, one of the professors said scholars learn a lot of certain subject, then they make a lot of false hypotheses, then they correct them, and at the end they put the conclusions. You on the contrary told the story of your research, even including your trials and errors. At the same time, he recognized I was right and went on to publish my dissertation as a book, which meant he appreciated it. तो उनके प्रोफेसर ने उनसे कहा कि ज्यादातर स्कॉलर्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लर्न करते हैं, या किसी सब्जेक्ट पे बहुत सारा कंटेंट लर्न करते हैं, उसको असेंबल करते हैं, फिर उसके बाद एक फॉल्स थियरी या हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उस फॉल्स हाइपोथेसिस को निगेशन के जरिए करेक्ट करते हैं, माने उसको कहते हैं कि ये गलत है,
तो इसका मतलब सही क्या है, और अंत में किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, अंततः यह सही है। लेकिन इसके विपरीत तुमने क्या किया है कि अपने रिसर्च की एक प्रकार से कहानी लिख डाली है, और यहां तक कि उसमें जो तुमने ट्रायल और एरर्स लगाए हैं उसको भी एक कहानी की तरह मेंशन कर दिया है, और इस स्टाइल को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, और यहां तक कि उसको पब्लिश भी कराया। तो वो पूरा उनका डिसर्टेशन पेपर जो था, जो उनकी थियरी थी, वो पब्लिश हुई, और उसको पब्लिश कराया उनके प्रोफेसर ने जिसके अंडर में वो काम कर रहे थे, डॉक्टरेट कर रहे थे। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात ये थी कि उन्होंने अम्बर्टो इको की इस स्टाइल को अप्रूव किया, माने अप्रिसिएट किया, और उसको अप्रूव किया माने उसको स्वीकृति उन्होंने प्रदान किया। और उनको ये समझ में आ गया कि इवन एकेडमिक राइटिंग्स भी अगर पर्सनल स्टाइल में लिखी जाए, यानी सब्जेक्टिविटी उसमें डाली जाए, तो भी वो उतनी ही अपीलिंग होती हैं, या उतनी ही सटीक होती हैं, उतनी ही ठीक होती हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव हो या डीपर्सनलाइज्ड हो, तो उसकी भी उतनी ही एक्सेप्टेबिलिटी है। और इस घटना ने 22 साल की उम्र में अम्बर्टो इको को ये एक गोल्डन आइडिया दे डाला, और वो समझ गए कि स्कॉलरली बुक्स को भी इसी तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि स्टोरी में कोई कह रहा हूं। स्टोरी टेलर के रूप में स्कॉलरली बुक्स को भी लिखा जा सकता है। और इसलिए हम ये देखते हैं कि अम्बर्टो इको के एसेज में भी बहुत सारा नैरेटिव एस्पेक्ट मिलता है। फर्दर अम्बर्टो इको कहते हैं कि चूंकि मैं अक्सर अपने स्कॉलरली राइटिंग्स को भी नैरेटिव स्टाइल में लिखा करता था, इसीलिए कभी मुझे नॉवेल्स लिखने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई, क्योंकि ऐसा लगता था मैं अपने स्कॉलरली वर्क में भी नॉवेल ही लिख रहा। और इसीलिए शायद मैं बहुत लेट, लगभग 50 इयर्स की एज में मैंने नॉवेल लिखना स्टार्ट किया। इसके विपरीत अमर्टो इको के एक फ्रेंड थे, उनका नाम था रोलैंड बार्थीज। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहा करते थे, वो एक एसेइस्ट थे, और इसका बड़ा उन्हें मलाल था, बड़ा खेद था, क्योंकि वो चाहते थे स्वयं को एक नॉवेलिस्ट बनाना। तो अपने इच्छा के अनुकूल वो एक नॉवेल क्रिएट कर पाते, नॉवेल लिख पाते, उसके पहले ही वो चल बसे, और उनकी ये मंशा, उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई। लेकिन अम्बर्टो इको स्वयं के लिए कहते हैं कि मेरे अंदर ऐसी कोई भी फ्रस्ट्रेशन नहीं रही, क्योंकि मैं तो एसेज भी नैरेटिव स्टाइल में लिखा करता था, और मैं तो नॉवेलिस्ट एक एक्सीडेंट से बन गया, क्योंकि एक दिन मेरे पास कुछ भी करने को नहीं था, और मैंने नॉवेल लिखना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि नॉवेल्स से मेरे टेस्ट ऑफ नरेशन को सेटिस्फैक्शन मिलता था। मीन्स ही सेड that novels probably satisfied my taste of narration, and so I became a novelist one day, and thus my being a novelist is just by chance or by an accident. अब जब नॉवेल्स की बात चली तो मुकुंद पद्मनाभन ने अगला प्रश्न किया कि आपने 5 नॉवेल्स, जिसमें नेम ऑफ द रोज बहुत ही पॉपुलर नॉवेल रही, 5 नॉवेल वर्सेस 40 स्कॉलरली वर्क्स. But if somebody asks who Umberto Eco is, people say that he is a novelist. 40 स्कॉलरली वर्क और मात्र 5 नॉवल, लेकिन अम्बर्टो इको दुनिया में एक नॉवेलिस्ट के रूप में फेमस हैं। क्या यह सुनकर के बुरा नहीं लगता? The exact question of Mukund Padmanabhan is, but ask most people about Umberto Eco and they will say, oh, he is the novelist. Does that bother you? And the answer of Umberto Eco is yes, because I consider myself a university professor who writes novels on Sundays. It's not a joke. I participate in academic conferences and not meetings of pen clubs and writers. I identify myself with the academic community. But okay, if they, that is most people, have read only the novels, I know that they I know that by writing novels I reach a larger audience. I cannot expect to have 1 million readers with stuff on semiotics. कहने का तात्पर्य यह है कि हालांकि अम्बर्टो इको को ये चीज थोड़ी अच्छी न भी लगती हो, क्योंकि वो अपने आप को एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ज्यादा मानते हैं, एक नॉवेलिस्ट कम, लेकिन फिर भी अगर लोग उन्हें एक नॉवेलिस्ट के रूप में जानते हैं तो वो सिर्फ इस कारण से कि नॉवेल पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है,
और सेमियोटिक्स को जानने वाले कितने हैं। तो अगर नॉवेल लिखने के कारण उनकी रीच इतने बड़े लोगों तक है, इतने बड़ी संख्या तक है, तो जाहिर है उन्हें भला बुरा क्यों लगेगा। मुकुंद पद्मनाभन का अगला प्रश्न, द नेम ऑफ द रोज, एक सीरियस नॉवल। इसके ताने बाने डिटेक्टिव हैं, ये मेटाफिजिक्स में डील करता है, थियोलॉजी ये इसके एलिमेंट्स हैं, मेडिवल हिस्ट्री है इसमें, लेकिन फिर भी इसके रीडर्स बहुत ज्यादा हैं। तो इतना सीरियस सब्जेक्ट होने के बावजूद भी, इतना कॉम्प्लिकेटेड यार्न होने के बावजूद भी इस नॉवेल को इतनी पॉपुलैरिटी कैसे मिली, ये एक पजलिंग सब्जेक्ट है। मुकुंद पद्मनाभन इस प्रश्न का आंसर जानना चाहते हैं अम्बर्टो इको से। अम्बर्टो इको कहते हैं कि ये जर्नलिस्ट भले इस बात से पजल्ड हो, लेकिन मेरे लिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं पजल होने की। और कारण लोगों के पजल होने का यह है, जर्नलिस्ट खास तौर से जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स के पजल होने का कारण यह है कि वो लोग ये सोचते हैं कि जो पब्लिक है, आम जनता है, वो सिर्फ ट्रैश पसंद करती है, यानी हल्की फुल्की चीजें ही पसंद करती है। लेकिन हकीकत में यह बात सही नहीं है, क्योंकि अगर हम ये देखें कि इस पूरी दुनिया की जनसंख्या 6 बिलियन है, तो द नेम ऑफ द रोज ये सिर्फ 10 to 15 मिलियन कॉपीज ही इसकी बिकी। तो अगर 6 बिलियन से कंपेयर किया जाए तो 10 to 15 मिलियन एक बहुत ही छोटा नंबर है। और कम से कम ये लोग ऐसे होंगे पूरे समाज के जो कि ट्रैश नहीं पसंद करते, वो कुछ सीरियस भी पढ़ना चाहते हैं। सो Umberto Eco gave a very apt answer that in this world which is dwelt by 6 billion people, obviously there are 10 to 15 million people are as such who love to read the serious subjects also. He gave the example of his own that I myself at 9 p.m. after dinner watch television and want to see either Miami Vice or Emergency Room. I enjoy it and I need it, but not all day. So, those serious people who love to read academic writings, those who love to read classy things, sometimes they watch comedy serials also, they read books, comic books also. So, it doesn't mean that everybody likes comics only. There are such standard of people who like something serious also, and those are the readers in 10 to 15 millions. They liked the book, The Name of the Rose. And that's how nearly 10 to 15 million copies of The Name of the Rose was sold in the market, despite the novel being serious and dealing with complicated subjects. So, this was the answer of Umberto Eco in the response to the question of Mukunda Padmanabhan. Further, Mukunda Padmanabhan asked a connected question. Could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history? कि ये इतना सक्सेसफुल इसलिए हुआ कि क्या वो medieval history के एलिमेंट्स उसमें थे, इसलिए तो नहीं। Umberto Eco says that's possible. And to explain this, he tells another story. Mukund Padmanabhan, Umberto Eco says that my American publisher said while she loved my book, she did not expect it to sell more than 3,000 copies in the country where nobody has seen a cathedral or studies Latin. So I was given an advance of 3,000 copies, but in the end it sold 2 or 3 millions in the US alone. माने जब अमेरिकन पब्लिशर ने अम्बर्टो इको की बुक, उनके मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ा तो उनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी उनको ये लगा कि ये देश अमेरिका, जहां पर कि कोई भी कैथीड्रल को भी नहीं जानता, माने जो मेडिवल कैथीड्रल्स और चर्चेस हुआ करते थे उनसे कोई भी फैमिलियर नहीं, माने उस समय के कल्चर से वो लोग बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं थे और न ही वो लोग कभी लैटिन पढ़ते थे। तो ऐसी अवस्था में उस पीरियड के बारे में जो नॉवेल डील करता हो, जिसमें उसके बारे में लिखा हो, वो शायद लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट न दे, यानी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद ना आवे। तो इसलिए उन्होंने मर्टो इको को सिर्फ 3,000 कॉपीज पब्लिश करने का एडवांस दिया। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह रही कि मात्र अमेरिका में ही द नेम ऑफ द रोज की 2 to 3 मिलियन कॉपीज बिक गई। और इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि मेडिवल हिस्ट्री के ऊपर या मेडिवल पास्ट के ऊपर इससे पहले भी बहुत सारी किताबें और उसके बाद भी तमाम किताबें लिखी गई, लेकिन इसी किताब को इतनी पॉपुलैरिटी कैसे मिली, ये एक रहस्य था। इसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये क्यों ऐसा हुआ। और
अम्बर्टो इको को स्वयं ये लगता है कि शायद अगर यही नॉवेल वो 10 साल पहले लिखे होते तो शायद उसको इतनी सक्सेस न मिली होती जितनी कि ये बुक आज सक्सेसफुल हो गई। या क्यों सक्सेसफुल हुई? या स्वयं अपने आप में एक रहस्य था, एक मिस्ट्री थी जिसको सुलझा पाना उनके वश की बात नहीं। तो इसी के साथ इंटरव्यू का ये एपिसोड खत्म होता है। I have given each and every point of the interview part 2 in great details, and I hope my viewers, my students must have understood everything clearly. And with this explanation, I hope that you will be able to write all the questions which could be framed and all the answers. If you have learned this lesson thoroughly, you will be able to write examinations. But still, don't forget to read the text firsthand, because there is no substitute of there is no substitute of reading the text firsthand. So I advise you all that after this video, please go through part 2 of the interview and also write all the questions given in the text as well as some of the additional questions which you can find from some other sources. Make a practice of writing, do well in the examinations, and secure good marks. Thank you for watching my video. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद।